मैं डॉक्टर शरीफ प्रेपअप एकेडमी में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम फिर भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान की टेस्ट सीरीज़ की आज तीसरी क्लास शुरू कर रहे हैं। आज हम समझेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना इस टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या निम्नलिखित में से किस स्टेटमेंट में बयान की गई है। ए, मूल अधिकारों से संबंधित अध्याय में। बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में। सी, मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। डी, संविधान के किसी भी अध्याय में नहीं। इसका आंसर जल्दी से बताइए आप। इसका आंसर होगा सी, क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल संविधान के उद्देश्यों को बताती है, बयान करती है। प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के साथ साथ विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। लेकिन प्रस्तावना के आदर्शों और उद्देश्यों की व्याख्या संविधान के मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्यों में की गई है। ठीक है, अगला सवाल। भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। ए, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। बी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। सी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। डी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसका आंसर होगा सी। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। छब्बीस जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक वस्तु स्थिति यानी रियलिटी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की थी। इसलिए आंसर इज सी। 6 इसका सही आंसर होगा। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम या किन नामों से किया गया। भारत तथा इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया, भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया। ये सवाल बार बार पूछा जाता है, हर साल किसी न किसी एग्ज़ाम में 1-2 बार पूछ लिया जाता है। इसका आंसर होगा ए, भारत तथा इंडिया। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख 2 नामों से किया गया है, यानी भारत तथा इंडिया। और संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अगला सवाल है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था। जी, ऑस्टिन ने, केसी वेयर ने, सर आइवर जेनिंग्स ने और डी बसु ने। इसका आंसर होगा जी, ऑस्टिन ए। ये एक अमेरिकी इतिहासकार भी हैं। ये अमेरिकी इतिहासकार भी थे जिन्होंने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था। अगला सवाल है, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, नागरिकता, संविधान की प्रस्तावना। बहुत आसान सा सवाल है, बार बार ये सवाल कई सारे एग्जामों में पूछा भी जाता है और इसका आंसर है संविधान की प्रस्तावना। वैसे भी अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे तो इसका आंसर कर सकते थे, चूँकि हम पढ़ रहे हैं भारत के संविधान की प्रस्तावना, तो ज़्यादातर सवाल यहाँ पर नहीं, लगभग सवाल भारत के संविधान की प्रस्तावना से ही लिए गए हैं या उनसे संबंधित कुछ दूसरा टॉपिक है तब वहाँ से जोड़ा गया है।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रारंभ हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होता है, अर्थात संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता ही है। ये बात भी आपको याद रख लेना चाहिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? बंधुत्व, संप्रभुता, समानता, अखंडता। तो ये भी था, समानता भी, अखंडता ये शब्द नहीं था सन 1975 में। तो कब था? 42वें संविधान संशोधन 1976 में अखंडता शब्द, भारत की अखंडता शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। और अखंडता ही नहीं, अखंडता के साथ साथ समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों को भी 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। अगला सवाल, सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से समान है, ये सिद्धांत जाना जाता है। सार्वभौमिकता, समाविष्टवाद, समाजवाद, अतिक्रियावाद। आंसर इज, बोलो जल्दी, ए। आंसर इज ए, सार्वभौमिकतावाद। सार्वभौमिकतावाद के सिद्धांत के अनुसार सभी व्यक्तियों को उनके मानव अधिकार समान रूप से बिना किसी भेदभाव के मिलने चाहिए। कौन से अधिकार? मानव अधिकार बिना किसी भेदभाव के मिलने चाहिए। अगला सवाल है, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव, सही अर्थ व्यक्त करता है? ए, भारत में अनेक धर्म हैं, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। सी, धर्म अनुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। अब देखो स्टेटमेंट देखो सही से, भारत में अनेक धर्म है, ये बात तो सही है, बट इसका आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पूछा पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव भारत के संदर्भ में। दूसरा, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, ये बात भी सही है। संविधान का अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। धर्म अनुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, ये बात भी सही है, लेकिन इसका आंसर होगा सही, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो बाकी आंसर इस संदर्भ में गलत हो जाएंगे और आंसर इज डी, क्योंकि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, पंथ निरपेक्ष शब्द का यही मतलब है। और बल्कि वो जो राज्य है वो सभी धर्मों के लिए एक ही नज़र से समान संरक्षण प्रदान करता है। पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया, जैसे कि हमने एक पिछले सवाल में पढ़ा था, जहां अखंडता, पंथ निरपेक्ष और समाजवाद तीनों शब्दों को 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष राष्ट्र से तात्पर्य ऐसे राज्य से है जो किसी धर्म विशेष को राज्य के धर्म के रूप में मान्यता नहीं देता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी होगी। अगला सवाल है, निम्नलिखित उद्देश्य में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निहित नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, ये बात तो सही है। आर्थिक स्वतंत्रता, यही बात गलत है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये बात भी है। और विश्वास की स्वतंत्रता, चूँकि इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर चुके हैं। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की, जहाँ का हमने देखा था आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। यहाँ आर्थिक स्वतंत्रता की बात की गई है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं बल्कि आर्थिक न्याय की बात की गई है संविधान की प्रस्तावना में। भारतीय संविधान के उद्देश्य में सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तो न्याय की बात की गई है, ना तो स्वतंत्रता की। साथ साथ विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता का लक्ष्य रखा गया। तो यहाँ न्याय की बात चल रही है और यहाँ स्वतंत्रता की। तो आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होता, आर्थिक न्याय होगा, और विचार की स्वतंत्रता होगी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, विश्वास की होगी, धर्म की होगी, उपासना यानी पूजा आदि करने की स्वतंत्रता होती है। उद्देश्य में आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं बल्कि आर्थिक न्याय की बात की गई है। ठीक है,
आई होप आपके समझ में आ गई होंगी अब अच्छे से बातें। अगला सवाल है, निम्नलिखित विवादों में से किसने सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मूल संरचना का अंग स्वीकार किया? बेरुवारीवाद, ए.के. गोपालनवाद, प्रिवी पर्स विवाद, केशवनंद भारतीवाद। तो ये इसका आंसर होगा डी, बेरुवादीवाद। 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को या उद्देशिका को संविधान का अंग नहीं माना था। 1960 में बेरुवारी संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है लेकिन फिर सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ही निर्णय को पलटते हुए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि वह अपने दिए हुए निर्णय को बदल सकता है संविधान के अनुच्छेद 13 के अनुसार। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो आपको न सिर्फ समझ में आया होगा बल्कि अच्छा भी लगा होगा और ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा वीडियो है। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आप प्रस्तावना से 100% यकीन से कह सकता हूँ कि कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। आई होप अगर यहाँ कोई डाउट है या समझने में कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।